भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। साल था 1984 और एक अलग खालिस्तान देश की मांग अपने पूरे चरम पर थी। राजनीति की भेंट चढ़ा पंजाब मानो धार्मिक नफरत से सुलग रहा था। इसी साल पंजाब की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली मासिक पत्रिका प्रीतलारी के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सुमित सिंह सम्मी की हत्या से देश दुखी और स्तब्ध था। इसके बाद प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी समेत उनकी पत्नी की हत्या के बाद हिंद समाचार समूह के संपादक जगत नारायण की हत्या भी कर दी गई थी। हद तो तब हो गई जब उनकी जगह जिम्मेदारी संभालने वाले उनके बेटे रमेश चंद्र को भी जालंधर में उनके कार्यालय में ही भून दिया गया। जब ये सब हो रहा था तो तब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक फैसला लिया। फैसले का आधार था खुफिया एजेंसियों द्वारा ये बताया जाना कि बड़ी संख्या में अलग खालिस्तान समर्थक स्वर्ण मंदिर में घुसे हुए हैं। 30 मई 1984 की रात भारतीय सेनाओं का काफिला पंजाब रवाना होने लगा और इसके अगले दिन यानी 24 घंटे बाद 1 जून की रात 9 बजे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये शुक्रवार का दिन था। इसके अगले दिन शनिवार को इंदिरा गांधी दूरदर्शन पर सामने आई और राष्ट्र के नाम संदेश दिया और कहा कि पंजाब में फैल रहे आतंक और हिंसा का अब वो अंत कर देगी। उन्होंने अकाली नेताओं से अपील भी करी कि आने वाले दिनों में वो कोई आंदोलन ना करे। इसके ठीक अगले दिन यानी 3 जून को वैसे तो देश में रविवार की छुट्टी थी, लेकिन अमृतसर में गहमागहमी बढ़ चुकी थी। पता चला भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। फौज के बड़े अफसर लाउड स्पीकर से बार बार जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उनके साथियों से आग्रह कर रहे थे कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंततः 3 से 6 जून तक चले इस ऑपरेशन में माना जाता है 1000 लोग मारे गए, जिनमें 250 के करीब भारतीय सेनाओं के जवानों का बलिदान भी शामिल है। आज ये किस्सा कुछ यूं याद आया कि इसी साल आज ही के दिन स्वर्ण मंदिर पर हमले का बदला लेते हुए 31 अक्टूबर साल 1984 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उस दिन क्या क्या और कैसे हुआ था, आइए जानते हैं एक एक करके। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। स्वर्ण मंदिर पर हुई इस घटना के करीब 5 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी ने हल्की सी दस्तक दे डाली थी। लेकिन इससे एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर में इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक चुनावी भाषण दे रही थी। जो चुनावी भाषण दे रही थी उसे हमेशा की तरह उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था। लेकिन अचानक मौत उनके मुंह पर बैठकर बोलने लगी, यानी वो लिखे गए भाषण से पटरी से उतर गई। भाषण लिखने वाले शारदा प्रसाद भी सोच में पड़ गए कि ये सब तो मैंने लिखा ही नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी बोल रही थी कि मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ, मुझे चिंता नहीं है मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही ले जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। नियति मानो शब्दों में ढलकर आने वाले अगले दिन की ओर इशारा कर रही थी। भाषण के बाद जब वो राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशंबर नाथ पांडे ने कहा कि आपने हिंसक मौत का जिक्र करके मुझे तो हिला कर रख दिया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, मैं ईमानदारी से अपनी बात कह रही थी। उसी रात ही इंदिरा जब दिल्ली वापस लौटी तो काफ़ी थक चुकी थी। उस रात को वो बहुत कम सो पाई। सामने के कमरे में सो रही सोनिया गांधी जब सुबह 4 बजे अपनी दमे की दवाई लेने के लिए उठकर बाहर आई तो इंदिरा उस समय जाग रही थी। सोनिया गांधी अपनी पुस्तक राजीव में लिखती है कि इंदिरा भी उनके पीछे पीछे आ गई और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी। वो भी ये बोली कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़े तो मुझे आवाज़ दे देना, मुझे नींद नहीं आ रही है। धीरे धीरे दिन निकल आया। सुबह के कोई 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट
पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स केलेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, संतरे का ताज़ा जूस और अंडे लिए थे। नाश्ते के बाद जब मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्लशर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर केपी माथुर वहाँ पहुँच गए। वो रोज इसी समय उन्हें देखने पहुँचते थे। इंदिरा ने डॉक्टर माथुर को भी अंदर बुला लिया और दोनों बातें करने लगे। इंदिरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के जरूरत से ज़्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल की उम्र में काले बाल होने के बारे में मजाक भी किया। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे थे आर.के. धवन और उनके पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इस बीच एक कर्मचारी एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा, जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी थी। इंदिरा गांधी ने उसे बुलाकर कहा कि उस्तिनोव के लिए दूसरा टी सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उन्होंने उनके निर्देश अनुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संदेश भिजवा दिया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाए, ताकि उनको पालम हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए गए जाने वाले भोज में शामिल हो सके। इंदिरा गांधी गर्दन से हल्के इशारे से उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी, पर अचानक एक दिन पहले नियति ने जो उनसे कहलवाया था वो सच साबित होने लगा। अचानक वहाँ तैनात एक सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा पर फायर किया। पहली गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन तभी बेअंत सिंह ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैक रेंज से 2 फायर किए। ये गोलियां उनकी बगल कमर में घुस गई। वहां से करीब कोई 5 फुट की दूरी पर दूसरा सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत सिंह ने चिल्लाकर कहा, सतवंत गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर उड़ेल दी। बेअंत सिंह का पहला फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अभी सतवंत सिंह फायर कर ही रहा था कि सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की चलाई गोलियां उनकी जांग और पैर में लगी और वो वहीं ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके छत विछत शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। एक अकबर रोड से एक पुलिस अफसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि कैसा शोर मच रहा है, लेकिन उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए और बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना हो तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। गोलियों से छलनी हुई इंदिरा गांधी नीचे पड़ी तड़प रही थी। हालांकि वहां पर हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से नदारद था। इतने में इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफ़ेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग ग्राउंड में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हाल में कार की पिछले वाली सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से लगभग भीग चुका था। करीब कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां इंदिरा के रक्त ग्रुप ORH नेगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था, लेकिन एक सफदरजंग रोड से किसी ने भी एम्स को फोन करके ये नहीं बताया था कि इंदिरा गांधी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वहां लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। वहां पर एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिया वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत फोन करके एम्स के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी। मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर MM कपूर और डॉक्टर S बालाराम पहुंच गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधियां दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई थी, जो संकेत था उनके दिमाग को क्षति पहुंची है।
एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून मात्रा का 5 गुना था। हालांकि डॉक्टर जान चुके थे कि वो मर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पुष्टि के लिए ईसीजी किया। फिर वहाँ मौजूद स्वास्थ्य मंत्री शंकरानंद से डॉक्टर की टीम ने पूछा, अब क्या करना है, क्या हम इन्हें मृत घोषित कर दे? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनके शरीर को हार्ट एंड लंग मशीन से जोड़ दिया, जो उनके रक्त को साफ करने का काम करने लगी, जिसकी वजह से उनके रक्त का तापमान सामान्य 37 डिग्री से घटाकर 31 डिग्री हो गया। ये साफ था कि इंदिरा इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन तब भी उन्हें एम्स की 8वीं मंजिल स्थित ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आखिरकार इसके कोई 4 घंटे बाद करीब 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की गई। शाम के समय आखिरकार इंदिरा की मौत की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी के तमाम समर्थकों के लिए ये एक दुखद दिन था, किंतु जल्द ही दुख गुस्से में बदल गया और देखते ही देखते अगले 24 घंटे में देश में सिख विरोधी दंगे फैलने लगे। माना जाता है कि इंदिरा की मौत का बदला करीब 5000 निर्दोष सिखों की मौत से लिया गया और साल 1984 देश के इतिहास का एक काला दिवस नहीं बल्कि एक ब्लैक ईयर बन गया।